भाई परीक्षार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार मैं वेलकम करता हूं हमारी इस जबरदस्त सेशन पर, जहां पर मैं कुलदीप सर आप सभी के लिए लेकर आओ फिर से एक बार विज्ञान के वो जबरदस्त क्वेश्चन जो अभी तक हमारे बीपीएससी के एग्जामिनेशन में पूछे गए, बीपीएससी तैयारी और जो कंबाइंड के एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जामिनेशन में पूछे गए बीपीएससी के शानदार क्वेश्चन की ये सीरीज चल रही है, जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सभी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और साथ में इसके ऊपर से और कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा जा सकता है, ये सभी लोग सभी चीजें जो है हम पढ़ने वाले। तो सभी का स्वागत करता हूं, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो चलो बताए सभी लोग, आप सभी के लिए एक जबरदस्त मोटिवेशन। बिना मोटिवेशन के दिन कैसे शुरुआत करेंगे? देखिए, आप सभी के लिए है जो खुद को डीमोटिवेटेड मान रहे हैं ना, उनको लग रहा है कि बहुत बुरे दिन चल रहा है। कितने लोगों को लग रहा है कि बहुत बुरे दिन चल रहे हैं? एक बार हाथ ऊपर कर देंगे। उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक शायरी है। शाखें रही तो फूल और पत्ते भी आएंगे, शाखें रही तो फूल और पत्ते भी आएंगे, ये दिन भले आज बुरा है कल अच्छे दिन भी आएंगे। और जो अच्छे दिन लाना चाहता है उसके पास एक ही रास्ता है, वो है मेहनत। खुद के मेहनत के ऊपर इतना भरोसा कर दो कि भगवान अल्लाह, जिस ईश्वर को भी आप मानते हो, वो खुद बोलेगा कि भाई ले लो, आपकी मेहनत इतनी ज्यादा है कि मैं और नहीं रोक पाऊंगा, कि आपके कदमों पे आकर वो जो है आपकी जो भी इच्छा है वो आकर गिर जाएगी। और इसी के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ और इसी जबरदस्त एक स्टार्टिंग के साथ सभी लोग सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे जो हमारे 48 एंड 52 बीपीएससी में पूछा गया 2007-8 में। चलो बताओ, चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ रडार? रडार सिस्टम के बारे में हमने पढ़े हैं। रडार का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक आपके साइड में ही मैंने लगा के रखे हैं, बस आपको इनका नाम जानना है। वो नाम क्या है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। चलो बताओ, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। लाइक शेयर कमेंट करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, ताकि जल्दी ही हम 2000 लाइव का टारगेट पूरा कर दे भाई। चलिए जी, चलो बताओ। मैं बहुत बढ़िया, कोई फ्लेमिंग बोल रहा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। चलिए, इसका आंसर जो है, इसका आंसर है आपके रॉबर्ट वॉटसन। कौन है? रॉबर्ट वॉटसन जो है, इन्होंने सबसे पहले रडार का आविष्कार किया था। कोई बता सकता है रडार का फुल फॉर्म क्या है? तो चलो मैं आप सभी को उसके बारे में बताता हूं। रडार का फुल फॉर्म क्या है? देखो, रडार का मतलब क्या होता है, इसे बोला जाता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये उसका फुल फॉर्म है। सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पीआरटी की एग्जामिनेशन देने वाले जितने भी अभ्यर्थी उन सभी के लिए रडार का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग ये सिस्टम का नाम है। और इसमें आपके एक्चुअली कौन सी वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, यह भी आपको पूछा जाता है कि इसमें जनरली रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? रेडियो वेव्स का। और यहाँ पे ये जो फिनोमिना आपको नजर आ रहा है, ये रडार सिस्टम काम करती है आपकी रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करती है। ये काम करती है आपके परावर्तन के ऊपर काम करती है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां से जब वेव्स हम निकालेंगे, रेडियो वेव्स, वो टकराएगी और जैसे ही वापस आएगी तो उससे हमें उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो हम के ऊपर हमला करने वाला है, या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हवा में उड़ रहा है तो उसे हम डिटेक्ट कर पाए। और इसमें इस्तेमाल किया जाता है, फिर से आपको बताता हूं, रेडियो वेव्स का। रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो वेव्स की खासियत क्या होती है, कोई बता सकता है? रेडियो वेव्स की खासियत क्या होती है? ये रेडियो वेव्स के बारे में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जब हम स्पेक्ट्रम पढ़े थे, वहां पर मैंने आपको बताया था कि ये रेडियो वेव्स ऐसी तरंग है जिनका वेवलेंथ ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है? वेवलेंथ, माने कि जिसे लैम्बडा बोलते हैं, वो ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या है? ये ज्यादा से ज्यादा अंतर जो है वो कवर कर पाते हैं, बराबर है। और उसी तरह से इनका जो फ्रीक्वेंसी होता है, जिसे हम क्या बोलेंगे? आवृत्ति बोलेंगे। वो आवृत्ति कैसी होती है जी? कम होती है। यह आपको ध्यान में रखना है। यही वो रेडियो वेव्स है जो हमारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की तहत जो भी हम टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, वहां पर भी इसका काम होता है। और ये जनरली आप सभी को पता है कि मिलिट्री पर्पस, एविएशन माने कि हवाई जहाज हो गए, मेट्रोलॉजी माने कि हमारा
जो मौसम विज्ञान है और उसी तरह से मराइन नेविगेशन माने कि समुद्री नेविगेशन जो किया जाता है, उन सभी चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक छोटा सा क्वेश्चन आप सभी के लिए, देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर दे पाते हैं। आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चन, चलो सभी लोग मुझे बताएंगे, साउंड के रिफ्लेक्शन के ऊपर, साउंड के रिफ्लेक्शन माने कि ध्वनि के परावर्तन के ऊपर, ध्वनि के परावर्तन के ऊपर काम करने वाले कोई भी 3 इंस्ट्रूमेंट मुझे बताओ जो हमारे बीपीएससी के एग्जामिनेशन में पूछे गए। पहला, दूसरा और तीसरा, कोई बता सकता है? साउंड के रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करने वाले कोई भी 3 इंस्ट्रूमेंट या कोई भी 3 जानवर बता दीजिए, कोई भी 3 जानवर या कोई भी पशु बता दीजिए जो साउंड के रिफ्लेक्शन के ऊपर उनकी जिंदगी चल रही है। सबसे बड़ा उदाहरण जो है, जो अभी अभी आपने बताया था, वो कौन सा है जी? वो है आपका रडार। कौन सा है आपका? रडार। और उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आपका सोनार सिस्टम भी आ जाती। क्या आ जाएगी? सोनार सिस्टम भी आ जाएगी। और उसी तरह से इसमें और एक और आते, कुछ जानवरों की नाम बताऊंगा तो डॉल्फिन आ जाएगा, डॉल्फिन आ जाएगा। और उसी तरह से जो चमगादड़ होता है, जो चमगादड़ होता है, ये भी किसी ध्वनि या तरंग के रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है जी? चलो बहुत बढ़िया। और उसके बाद थोड़ा सा सोनार सिस्टम के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा सोनार सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सोनार का मतलब क्या होता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जनरली इसके ऊपर हमारे बीपीएससी टीआई 3.0 की री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सोनार के एप्लीकेशन क्या क्या है। तो आपको ध्यान में रखना है, ये सोनार जो होता है भाई साहब, समुद्र के अंदर कोई भी अगर वस्तु घूम रही है तो उसको जानने के लिए, अगर समंदर के अंदर कोई बड़ा सा पत्थर है, कोई बड़ा सा आइसबर्ग छुपा हुआ है जिसके वजह से हमारी नाव को या जहाज को खतरा है, तो उसको ढूंढने के लिए, और उसी तरह से जो पनडुब्बियां होती है भाई साहब, उनको भी ढूंढने के लिए हम सोनार का सिस्टम का काम करता है। और ये सोनार भी हम साउंड के या वेव्स के रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है जी सभी को? यहां तक क्लियर हो गया? इसका क्वेश्चन आया है, आप सभी को पता है, ठीक है। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते, चलो सभी लोग ये देखो, ये है आपका सोनार सिस्टम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूं। देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते। चलिए एक बात मुझे बताइए, हमारे धरती के ऊपर की सबसे गहरी जगह कौन सी है? सबसे गहरी जगह कौन सी है? ये क्वेश्चन जो है हमारे यहाँ पे पूछा गया है, जीके जीएस में पूछा गया है। सभी लोग इसका आंसर कर देंगे, जितने लोगों को पता है सभी लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। बताओ यहाँ पे हमारे धरती का सबसे गहरी जगह कौन सी है जी? कोई बता सकता है जी? वो है आपका चैलेंजर डीप करके एक जगह है, जिसे हम क्या बोलते हैं जी? उसे हम मरियाना ट्रेंच भी बोलते हैं, माने कि मरियाना गर्ता भी बोलते हैं, बराबर है। ये हमारे धरती की सबसे गहरी जगह है। और इसकी गहराई अगर मैं बोलूं, लगभग इसकी गहराई लगभग मान लीजिए 11 से 12 किलोमीटर है। एक अंदाजा बता रहा हूं, मुझे पक्का आंकड़ा नहीं पता है, पर 11 से 12 किलोमीटर है। ये इतना ज्यादा गहरा है, ज्यादा लग रहा है नहीं। इंसान जो है वो चांद के ऊपर चला गया, लाखों किलोमीटर दूर चला गया, पर मैं आपको बताना चाहूंगा अभी तक इंसान इस गहराई के अंदर नहीं जा पाया है। लगभग 8000 मीटर तक ही जा पाया है। ये आपको ध्यान में रखना है। 8000 मीटर माने कि सिर्फ और सिर्फ 8 किलोमीटर तक ही जा पा रहा है। क्योंकि उसके बाद में वो क्यों नहीं जा पा रहा है? कोई बता सकता है जी? कोई बता सकता है कि उसके बाद वो क्यों नहीं जा पा रहा है? इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि जैसे जैसे गहराई बढ़ती है किसी भी पानी के अंदर, वहां पे पानी का प्रेशर बढ़ता है। पानी का प्रेशर जो है वो बढ़ता है। ये प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि अभी हमारे मानव के पास जो पनडुब्बियां है, वो जिससे भी बनी हो, चाहे 1 मीटर मोटे स्टील से क्यों ना बनी हो, वो पूरी की पूरी पनडुब्बियां इस प्रेशर के कारण पूरी चकनाचूर हो जाती है। अगर मानव इतने गहराई में चला गया तो मानव का पूरा कचुंबर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? कचुंबर निकल जाएगा। और इसीलिए मानव अभी तक ये गहराई तक नहीं पहुंच पाया है। तो ये एक बड़ा
शोकांकिका है हम मानव के लिए कि हम चांद, मंगल और सूरज पर जाने की बात कर रहे हैं, पर ये गहराई तक जाने का रास्ता अभी तक कोई ऐसा हमारे पास डिवाइस नहीं बना है। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसका आंसर कर देंगे। प्रेशर की बात निकल ही गई है, चलो प्रेशर के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसका भी आंसर कर देंगे। यह भी हमारे बीपीएससी में पूछा गया है, चलो सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? बिहार 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। Why does nose bleeding occur in the high mountains? ऊंचे पहाड़ियों के ऊपर नासिका से रक्तस्राव होता है, क्यों होता है? बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। रुधिर वाहिनियों का जो दबाव होता है बाह्य दबाव की तुलना में अधिक हो जाता है। द प्रेशर इन द ब्लड वेसल इज हायर देन द एक्सटर्नल प्रेशर। जी बहुत बढ़िया, द प्रेशर एट द हायर एल्टीट्यूड इज हाई, ये नहीं होता है, हमने पढ़े कि प्रेशर कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस एट द हायर एल्टीट्यूड, ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस एट द हायर एल्टीट्यूड। पहला जो बोला गया है द प्रेशर इन द ब्लड वेसल इज हायर देन द एक्सटर्नल प्रेशर, ये आपका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर रहने वाला है, क्योंकि हमने क्या पढ़े हैं कि अगर कोई भी चीज, देखो एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, ठीक है, अगर कोई भी चीज, मान लीजिए आपका मानव शरीर है, ये क्या है? आपका मानव शरीर है, ठीक है, गोले के समान एक मानव शरीर है, और इसके ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर कितना प्रेशर होता है? जी कोई बता सकता है क्या? हमारे मानव शरीर के ऊपर कितना प्रेशर होता है? कितना होता है, कोई बता सकता है? ये होता है लगभग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। कितना होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। पर इस प्रेशर के वजह से हमारी बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है? जितना प्रेशर बाहर से लग रहा है उतना ही प्रेशर अंदर से भी लग रहा है। 1 एटमॉस्फेयर अगर बाहर से प्रेशर लग रहा है तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये हमारे अंदर से जो ब्लड वेन्स है, जो हमारे ऑर्गन से, उसके द्वारा लगाया जा रहा है, और इसीलिए हमारी बॉडी एक शेप में है। पर अगर क्या होगा, इस बॉडी को मैंने स्पेस में भेज दिया, मान लीजिए हमारे रामलाल जी जो है, इनको अभी धरती के ऊपर रहने की इच्छा नहीं हो रही है, और उनको जो है अगर मैंने स्पेस पे भेज दिया, ये है हमारे रामलाल जी, उनको बढ़िया सा सूट बूट पहना के जो है उनको मैंने स्पेस में भेज दिया। अब जब ये स्पेस में चले जाएंगे तो ये हमारे रामलाल जी है, बराबर है। तो इनके शरीर के अंदर का प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर है, और बाहर कितना प्रेशर है जी? 0। तो क्या हो जाएगा? इनका शरीर भाई साहब इस तरह से बम की तरह फूल जाएगा, और एक पॉइंट पर आकर जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा कमाल किसके वजह से हुआ है? ये हुआ है प्रेशर के कम वजह से। जैसे ही प्रेशर हो गया कम, भाई साहब धड़ाम धूम, क्लियर है। और इसीलिए जैसे जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ते हैं, हमने यही पढ़े हैं कि उस पे जाकर जो है हमारा प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है, जो वातावरण का प्रेशर दाब होता है वो कम हो जाता है, और हमारे शरीर के जो वाहिकाएं है, जो ब्लड वेसल्स है, उनके द्वारा लगा गया प्रेशर बढ़ता है, और उसी के कारण हमारे नोज में जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो फट जाती है, और वहां से रक्तस्राव होना लगता है। क्लियर है? सबको समझ में आ गया है प्रेशर का मतलब क्या है? तो प्रेशर से ये भी हमने पढ़े हैं कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, सभी लोग मुझे बताएंगे कि जो पानी का क्वथनांक है, जो पानी का क्वथनांक है वो भी क्या हो जाएगा? चलो बताएंगे सभी लोग। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो प्रेशर क्या होने लगता है जी? प्रेशर हो जाता है आपका कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो पानी के क्वथनांक के ऊपर असर क्या करेगा? वो बढ़ेगा कि घटेगा? चलो सभी लोग आंसर करेंगे जी। आंसर देते समय जो है सोचना नहीं है ज्यादा, क्योंकि ये बातें सब कुछ हमारी क्लियर हो गई है। प्रेशर अगर बढ़ता है तो क्वथनांक माने कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। प्रेशर अगर घटता है तो ऑब्वियस है क्वथनांक माने कि बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। तो इसी के वजह से हमने पढ़े हैं कि अगर मैं माउंट एवरेस्ट पे चले जाऊं तो वहां पे हमारा पानी का क्वथनांक कितना होता है? कोई बता सकता है क्या? मैंने आप सभी को पढ़ाया है
कि माउंट एवरेस्ट पर जाने के बाद पानी का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाता है, वो हो जाता है लगभग 69.9 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। माने कि केवल 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास पानी आपका उबलने लगेगा। एक और बात आपको क्लियर कर दूं भाई साहब, ये अगर आपको समझ में आ गया है, जब आप स्पेस में चले जाओगे ना, जब स्पेस में चले जाओगे तो आप सभी को पता है कि हमारे ब्लड में क्या होता है, मैक्सिमम पानी होता है। क्या होता है? पानी होता है। और इसी पानी को जब आप स्पेस में चले जाओगे तो प्रेशर इतना कम हो जाता है कि इस रामलाल जी का जो हार्ट के अंदर ब्लड रहेगा ना, ब्लड रहेगा, वो उबलने लग जाएगा, वो उबलने लग जाएगा। इतना कम, माने कि 0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर अगर आपने किसी भी पानी का अगर वो प्रेशर ला लिया तो भाई साहब पानी वहां पे उबलने लग जाएगा। माने कि पूरी बॉडी आपकी उबलने लग जाएगी और क्या हो जाएगी, हो जाएगी। क्लियर है? चलो, बहुत बढ़िया कंसेप्ट था, इसके बारे में और बताने की इच्छा हो रही है, पर फिलहाल ठीक है, नेक्स्ट भी क्वेश्चन लेना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बिहार एपीओ 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। चलिए सब लोग इसका आंसर करेंगे। सोनार बहुत अधिक उपयोग में लाते हैं, बिहार के एग्जामिनेशन में, हमारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका उपयोग सर्वाधिक कहां पर किया जाता है? ये सेलर द्वारा, माने कि जो नाविक होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। और सभी लोग मुझे बताएंगे कि एक सेलर द्वारा दूरी नापने के लिए कौन सी इकाई का इस्तेमाल किया जाता है? दूरी नापने के लिए इकाई कौन सी इस्तेमाल की जाती है? सभी लोग इसका आंसर करेंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। देखते हैं कितने लोगों को पता है। चलो बताओ जी, सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। दूरी नापने के लिए इकाई कौन सा इस्तेमाल करेंगे? नाविक लोग, अरे जल्दी जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, नॉटिकल माइल्स और फैथम भी होता है, बहुत बढ़िया। तो हमने जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं हमारे नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल जो होता है ये इकाई जो है इस्तेमाल की जाती है किसके द्वारा जी? वो नाविक जो होते हैं उनके द्वारा इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, आरआरबी एनटीपीसी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, और आप सभी ने शायद आरआरबी का पेपर भी जो है वो फॉर्म फिलअप किया होगा, जल्दी ही उसका पेपर भी होने वाला है। तो ये सेशन केवल बीपीएससी वाले ही नहीं, जिन लोगों ने आरआरबी का फॉर्म भरा है उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हर वो क्वेश्चन विज्ञान में लिया जा रहा है वो हर एक किसी ना किसी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, बराबर है। चलो इसका आंसर करेंगे, सोनार तकनीक का आविष्कार किसने किया था? कोई बोल रहा है बी 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 बी, बहुत बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर रहेगा आपका बिल्कुल सही बात, लेविस निक्सन। कौन है जी? लेविस निक्सन वो वैज्ञानिक है जिन्होंने सोनार तकनीक का जो है वो उसने आविष्कार किया था। कोई मुझे बताता है कि गैलीली नाम के जो वैज्ञानिक है इन्होंने क्या खोज कर निकाला? चलो सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, गैलीली इन्होंने कौन सा आविष्कार जो है भाई साहब किया था। और उसी तरह से आइजैक न्यूटन जो है ये कौन से आविष्कार के लिए सबसे ज्यादा फेमस है? चलो बताओ जी। बहुत बढ़िया, दूरबीन। किसकी खोज की थी? दूरबीन की खोज की थी, बहुत बढ़िया। और उसी तरह से आइजैक न्यूटन साहब आपके चाचा जी के पर चाचा जी है भाई साहब वो। चलो बताओ, न्यूटन जी ने सबसे ज्यादा, जी बिल्कुल, अगर आपको पता है तो आइजैक न्यूटन जनरली फेमस है हमारे गुरुत्वाकर्षण का जो उन्होंने नियम दिया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो दिया था, उसके लिए फेमस है। क्लियर है जी? क्लियर है? उसके बाद उसके लॉज ऑफ मोशन भी है। ये बहुत सारी बातें, माने कि न्यूटन को अगर पूरे विज्ञान का फादर भी बोल दोगे तो ये भी कोई कम नहीं होगा, वो है एक्चुअली, बराबर है। बहुत बढ़िया। एप्पल सबको पता है ना, एप्पल। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। एक बात मुझे बताओ, कलेक्टर बनकर कैसे लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा ना। चलो देखते हैं यहां पर, एटलीस्ट यूपीएससी नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, नहीं दे रहे हो तो एटलीस्ट यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व कर वो कम से कम थोड़ी सी फीलिंग अगर आ जाती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? सोनार इज प्राइमरी यूज फॉर विच पर्पज? अगर आपने देखा है तो ये क्वेश्चन एक्चुअली मैंने इसे मॉडिफाई कर दिया हमारे बीपीएससी के फॉर्मेट में, पर इसी के जैसा सेम टू सेम क्वेश्चन हमारे बीपीएससी में पूछा गया है।
कितने लोग इस बात को मानते हैं या कितने लोगों को यह पता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन हमारे बीपीएससी में आया है कि नहीं आया है, आया है कि नहीं आया है? ग्राउंड मिनरल्स, अंडरग्राउंड ऑब्जेक्ट्स, डिटेक्टिंग लाइन माइंस, इसका आंसर क्या रहेगा जी? चलो बताओ, है ना? पूछा है कि नहीं पूछा है? पूछा है जी। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे। बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसका आंसर आप सेशन खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे। क्लियर है? एकदम इजी क्वेश्चन है, हर कोई कर देगा और यहाँ पे आंसर भी दे रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या रहेगा जी? सोनार वेव्स आर जनरली ऑफ विच टाइप? सोनार वेव्स आर जनरली ऑफ विच टाइप? इंफ्रारेड रहेगा, रेडियो वेव्स रहेगी कि अल्ट्रासोनिक रहेगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सोनार वेव्स कौन से प्रकार की वेव्स है? इंफ्रारेड है, रेडियो वेव्स है या अल्ट्रासोनिक वेव है? बहुत बढ़िया, सभी लोग सही उत्तर कर रहे हैं जी। तो एक बात मुझे बताएंगे कि ये जो सोनार वेव्स होती है, इनकी आवृत्ति ज्यादा होती है या भाई साहब इनका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है? इनकी आवृत्ति ज्यादा होती है या तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है? तो इसका आंसर तो आप सभी ने कर दिया, ये आपकी अल्ट्रासोनिक वेव है। कौन सी है? अल्ट्रासोनिक वेव है। और हमने पढ़े हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स वो वेव्स होती है जिनकी आवृत्ति क्या होती है जी? उनकी आवृत्ति क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा रहेगी, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा रहती है, बराबर है। और वही अगर मैं इंफ्रारेड वेव्स की बात करता तो भाई साहब ये कैसे रहेगी? इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से भी क्या रहेगी? कम रहेगी। अगर आपको पूछा जाता है कि ये जो सोनार वेव्स होती है, जो एक प्रकार की अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है, तो सोनार वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए? वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, माने कि उनका तरंग दैर्घ्य क्या रहेगा जी? ये कम रहेगा। और आवृत्ति कैसी रहेगी? ज्यादा रहेगी। कैसे रहेगी? ज्यादा रहेगी। क्लियर है? चलिए जी, बहुत जबरदस्त आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज बिटवीन? ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, यह हमारे सीटेट के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, पर हो सकता है इस बार तापमान के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पे आप सभी को बताओगे, सभी लोग आंसर करेंगे कि हमारे ह्यूमन बॉडी का जो तापमान होता है, तापमान, सामान्य तापमान कितना होता है? सामान्य तापमान कितना होता है? ये आप डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट और उसी के साथ डिग्री केल्विन तीनों इकाई में लिख देंगे। तो यहां पे आंसर जो बताया गया, इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा माइनस, सभी ने दे दिया है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका आंसर रहेगा -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और हमारे ह्यूमन बॉडी का, हमारे शरीर का सामान्य तापमान जो होता है, एवरेज तापमान, अगर डिग्री सेल्सियस में लिखूं वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में लिख रहा हूं तो वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और वही अगर मैं डिग्री केल्विन में लिख रहा हूं तो वो होता है आपका 310 डिग्री केल्विन होता है। तो इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से एक और तापमान के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, वो है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है? चलो ये भी लिख देंगे, डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन में। चलो जल्दी जल्दी आंसर कर लो सभी लोग। चलो जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या रहेगा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है? वो होता है डिग्री सेल्सियस में होता है -273.15 और वही केल्विन में होता है 0 केल्विन। कितना होता है? 0 केल्विन होता है जी, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा हमारा थर्मामीटर, ये हमारा प्रयोगशाला में इस्तेमाल किया जाने वाला थर्मामीटर, जो हम मानव शरीर का तापमान भी गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इस थर्मामीटर में कौन सा तरल धातु जो है वो उपयोग में लाया जाता है, तो उसका नाम क्या रहेगा? उसका नाम रहेगा आपका मर्क्यूरी।
उसका नाम रहेगा मर्क्यूरी, जिसे हम पारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारा बोलते हैं। और उसी तरह से मैं अगर आपको बात पूछूं कि ये पारा ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो पारे की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, माने कि ये ऊष्मा का बहुत अच्छा सुचालक है, ये ऊष्मा का बहुत अच्छा सुचालक है। और उसी तरह से इसका थर्मल एक्सपांशन जो होता है वो कैसे होता है? लीनियर होता है। सर इसका मतलब समझ में नहीं आया है। इसका मतलब यह है, आप सभी को पता है कि किसी भी चीज को हम अगर गर्म करते, हीट करते, तो वो फूलती है। क्या हो रही है? फूल रही है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कोई मर्क्यूरी है, मैं इसे अगर मान लीजिए 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा रहा हूं, तापमान इसका बढ़ा दिया, तो मान लीजिए वो 1 सेंटीमीटर से उसकी लंबाई बढ़ा रही है। अगर मैं 2 डिग्री सेल्सियस से उसे गर्म कर दिया तो उसका 2 सेंटीमीटर से लंबाई बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? जितना ज्यादा तापमान बढ़ाओगे उसी रेशियो में उसका लंबाई या उसका जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ते जाता है। और इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं हम थर्मल एक्सपांशन। और इसीलिए जनरली तापमान गिनने के लिए हम पारे का इस्तेमाल करते हैं। पर क्या पारे के अलावा कोई और भी है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो ताकि मैं आपका नाम ले सकूं। चलो बताओ, जो मुझे बताएगा कि थर्मामीटर में हम पारे के अलावा भी कोई चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सभी लोग मुझे बताएंगे उसका नाम क्या है। मैंने आपको बताया है इसके बारे में। चलिए जी, सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया। अंबिका राव जी ने बताया है इथेनॉल बोला है। प्रिलित जी ने बताया इथिल अल्कोहल, बहुत बढ़िया। सची यदुवंशी ने बताया है अल्कोहल, बहुत बढ़िया। तो याद रखिएगा, हम पारे के अलावा यहां पे हम इथेनॉल या अल्कोहल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इथेनॉल या अल्कोहल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। सर इसका इस्तेमाल क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम सभी ने पढ़ा है पारा हमारे मानव शरीर के लिए घातक होता है। पारा हमारे मानव शरीर के लिए घातक होता है, पॉइजनस होता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अगर पारा हमारे मानव शरीर में चला जाए तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है। ये क्वेश्चन जो है कल ही मोना मैम ने आपको पढ़ाया था, मुझे पता है, मैं क्लास देखते रहता हूं, मुझे भी पसंद है उनका क्लास। चलो बताओ, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि अगर पारा हमारे शरीर में चला जाए तो उसके वजह से कौन सी बीमारी होती है जी? वो होती है आपकी मीनामाटा। बहुत बढ़िया, उसका नाम है मीनामाटा नाम की बीमारी होती है जो हमारे नर्वस सिस्टम को फेल कर दे और अनकॉन्शियसली हम रहने लगते हैं। बराबर है? बहुत बहुत खूबसूरत। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल मतलब इसे बोलेंगे हम डॉक्टरी थर्मामीटर। इसे हम क्या बोलेंगे? डॉक्टरी थर्मामीटर बोलेंगे। और ये डॉक्टरी थर्मामीटर जनरली हम, भाई साहब आपने देखा होगा, कोई बगल में रखता है और कोई मुंह में डालता है। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होता कि कोई बगल वाला उठा के भाई साहब मुंह में डाल दे, ये ऐसा कभी नहीं होगा। तो अक्सर जब कभी भी आप दवाखाने में जाओगे तो जो आपको थर्मामीटर दिया जाता है कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। तो पहले पूछ लीजिएगा उनको ये बगल में रखना है कि मुंह में डालना है। ठीक है, अगर मान लीजिए बगल वाला अपने मुंह में डाल दिया तो भाई साहब खट्टा खट्टा लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सावधान रहेगा जब दवाखाने में जाओगे। ठीक है, हाँ, तो ये है आपका डॉक्टरी थर्मामीटर। और जनरली यहाँ पे जो तापमान गिना जाता है, तापमान गिना जाता है, उसका रेंज बहुत कम होता है। वो लगभग 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और ये जनरली हमारे मानव शरीर का तापमान ही गिनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, मानव शरीर का तापमान गिनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक बात बताओ, सच्चे सच्चे बताना, कितने लोगों ने इस डॉक्टरी थर्मामीटर को भाई साहब इस तरह से मुंह में डालकर तापमान गिना है? चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए 38 बीपीएससी 1992-93 में पूछा गया है। वही सेम टू सेम क्वेश्चन बीपीएससी में ही, एई में 2001 में पूछा गया। आंसर कर देंगे। चलो इसका आंसर कर देंगे सभी लोग। पास्चराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच, अभी जल्दी ही जितने क्वेश्चन हमने पढ़े हैं उसके ऊपर जो थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक वाला, इंटरवल वाला एक जो है रैपिड फायर लेने वाला हो। ठीक है, सब लोग उसके लिए भी तैयार रहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर होता है कि पहले दूध को अच्छे से गर्म कर लो।
लगभग 95 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर लो। गर्म करने के बाद उसको सडनली कूल करना है, सडनली अचानक से ठंडा कर देना है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? पाश्चराइजेशन बोला जाता है। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिखेंगे कि ये पाश्चराइजेशन प्रोसेस जो होती है, इसके बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम कौन सा है? वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने पाश्चराइजेशन ये विधि ढूंढ के निकाली है? और ये पाश्चराइजेशन एक्चुअली उनके नाम पर ही रखा गया है। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा जी? बिल्कुल बताता हूं। देखो पाश्चराइजेशन में होता क्या, देखो आपको बताता हूं। सबसे पहले ये वो वैज्ञानिक है जिनका नाम है लुईस पाश्चर। क्या है? लुईस पाश्चर। तो यहां पर एक बात आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहां पर क्या होता है, जब जनरली दूध और बाकी चीजें जो होती है, ब्यूरेज होते हैं, उनको गर्म करके जो है अचानक से ठंडा किया जाता है ताकि वो लंबे समय तक टिके रहे। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि पर्टिकुलर कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया और उसी तरह से वो मरने के वजह से या उनकी लाइफ जो है भाई साहब उस टाइम पे कुछ बैक्टीरिया मर जाएंगे और उसके वजह से क्या हो जाएगा, उसके वजह से जो भी पदार्थ हमारे पास है उसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इसमें हमने ना ही कोई फूड प्रिजर्वेटिव डाला है, ना ही जिस तरह से मच्छर को मारने के लिए हम मॉर्टिन का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से दूध में कोई लिक्विड डालकर उन बैक्टीरिया को मारने के लिए भी हमने कोई इस्तेमाल नहीं किया है। सिंपल से नेचुरल प्रोसेस, गर्म करो और उसे अचानक से ठंडा कर दो, तो उसमें जो हार्मफुल बैक्टीरिया या कोई भी जीव होता है, पैथोजन होता है, वो मर जाएगा। पूरे के पूरे नहीं मरेंगे, कुछ मर जाएंगे। और इसीलिए आपने जनरली देखा होगा कि जब कभी भी दूध बनाया, जब दूध से दही बनाया जाता है तो पहले दूध को गर्म किया जाता है। कितने लोगों को यह बात पता है? जनरली जब कभी भी हम दूध से दही बनाते हैं तो उस टाइम पे पहले दूध को हीट किया जाता है, इसे गर्म किया जाता है, थोड़ा सा बॉईल करते हैं, उसके बाद उसे थोड़ा सा ठंडा करके उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा जो आपके पास दही अगर होगा वो डाल देते हैं। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि दूध के अंदर अगर लैक्टोबैसिलस के अलावा दूसरे अगर ऑर्गेनिज्म से, ताकि वो मर जाए। और इस तरह से अगर आप विधि करोगे तो आपका जो दही बनता है वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का बनता है। कैसे बनता है? अच्छे क्वालिटी का बनता है। ये आपको ध्यान में है। क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी तरह से, और आपको यह भी पता रहना चाहिए कि इनको जो है मॉडर्न इम्यूनोलॉजी सिस्टम का जो है फाउंडर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि लुईस पाश्चर जी ने सिर्फ दूध को गर्म करके ठंडा नहीं किया था। बोलोगे सर ये तो मेरी मम्मी भी कर लेते, मेरे पापा भी कर लेते। जी बिल्कुल, आप भी कर सकते हैं। क्यों कौन नहीं कर सकता है? दूध को गर्म करके कौन ठंडा नहीं कर सकता? हर कोई करता है। पर इन्होंने सिर्फ दूध को गर्म करके ठंडा नहीं किया भाई साहब, इन्होंने रैबिस के ऊपर वैक्सीन खोज के निकाली। कर सकते हो? कितने लोग कर सकते हैं? नहीं कर पाओगे। क्या आप एंथ्रेक्स के ऊपर जानते हो? एंथ्रेक्स की वैक्सीन खोज के निकाली। उसी तरह से जो कोलेरा होता है भाई साहब, जिसे हम हैजा बोलते हैं, इसकी भी वैक्सीन विकसित करने वाले वैज्ञानिक वो थे हमारे लुईस पाश्चर जी। कौन थे? लुईस पाश्चर जी थे। ये आपको ध्यान में रखना है। चलो वायरल पेज जी, अब नाम तो इन्होंने नहीं लिखा है, पर आपका बर्थडे है तो सभी लोग जो है वायरल पेज जी को एक बार हैप्पी बर्थडे बोल देंगे। मैंने विश यू मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बेटा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से तो आपकी मेहनत इस बार रंग लाए और इस बार आप जो भी चाहते हो वो आपके कदमों पे आकर गिर जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताओ, इसका आंसर क्या रहेगा? मच्छर। बहुत बढ़िया। देखो यहां पे मैं बताऊं, मैं ये क्लास लेने को इतनी मजा क्यों आती है? क्योंकि हर कोई एक दूसरे को जानता है और हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट करता है, मोटिवेट करता है। और यही बात मुझे आप सभी की बहुत ही प्यारी लगती है ना? एक क्लास में अगर हम पढ़ रहे हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट देना, एक दूसरे को आगे लेकर जाना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो इसका भी आंसर कर देंगे। मलेरिया के संरचना के लिए उत्तरदायी वाहक कौन सा होता है? चलो बताओ। संचरण है, संरचना नहीं है, संचरण है, माने कि ट्रांसमिशन के लिए कौन होता है? एकदम इजी क्वेश्चन है जी, हमारे बीपीएससी में पूछा गया। फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो होता है। और इसीलिए मलेरिया को क्या बोला जाता है जी? मलेरिया को क्या बोला जाता है? ये एक प्रकार का वेक्टर जनित रोग है। कैसा है? वेक्टर जनित रोग होता है। वेक्टर जनित रोग का मतलब ये होता है कि जब कभी भी कोई डिसीज एक इंसान या एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, किसी एक कीड़ा
या किसी भी जीव के माध्यम से उसे वेक्टर जनित रोग बोला जाता है, बराबर है। और उसी तरह से सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि क्यूलेस मॉस्किटो के वजह से कौन सी घातक बीमारी होती है। अगर मैं, चलिए सभी लोग इसका आंसर कर देंगे, बाकी भी बताऊंगा, पहले इसका आंसर कर देंगे जी, बहुत बढ़िया। और उसी तरह से मलेरिया होने का कारण कौन सा होता है, वो होता है आपका एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है जिसे हम प्रजीव बोलते हैं, एक प्रकार का प्रजीव होता है, उसका नाम भी सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। चलो बताओ, क्यूलेक्स के वजह से कौन सी होती है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एडिस के वजह से होता है आपका डेंगू, बराबर है जी हाँ। फाइलेरिया, बहुत बढ़िया। हाथी पाव होता है, क्या होता है, हाथी पाव होता है, सभी ने एक कॉमन बता दिया। प्रोटोजोआ का नाम क्या है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम, उसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम है, ये आपको ध्यान में रखना है। और बीपीएससी में इस बार क्वेश्चन आया था कि मलेरिया के जो प्लाज्मोडियम होते हैं, मलेरिया के प्लाज्मोडियम जो होते हैं वो अपनी संख्या कहां पर बढ़ाते हैं, कहां पर बढ़ाते हैं, माने कि ह्यूमन ऑर्गन ऐसा कौन सा है, हमारे मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जहां पर प्लाज्मोडियम अपनी रिप्रोडक्शन कर अपनी संख्या बढ़ाता है, उस ऑर्गन का नाम बीपीएससी ने आंसर दिया है, उसका नाम है स्प्लीन। उसका नाम क्या है, स्प्लीन, मान कि इसे बोलेंगे हम प्लीहा, क्या बोलेंगे, प्लीहा। क्लियर है, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और ये रहे मच्छर, उनके बारे में हमने कल ही पढ़ा था। अगर मैं एडिस की बात करता हूं तो एडिस की वजह से सबसे बड़ा जो बीमारी है वो चिकनगुनिया और डेंगू होता है। क्या होता है, चिकनगुनिया और डेंगू होता है। एनाफिलिस के वजह अगर पूछा जाए तो उसके वजह से होता है आपका मलेरिया। और क्यूलेक्स के बारे में अगर पूछा जाता है तो क्यूलेक्स के वजह से सबसे बड़ा डिसीज जो होता है वो होता है, जिसके बारे में शायद पूछा जाए, वो होता है आपका वेस्ट नाइल फ्लूअर। कौन सा होता है, वेस्ट नाइल फ्लूअर। और तीनों मच्छर के वजह से होने वाला एक कॉमन डिसीज कौन सा है, चलो सभी लोग आंसर कर लेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा कि एडिस मॉस्किटो, उसके बाद एनाफिलिस मॉस्किटो और जो क्यूलेस मॉस्किटो है, इन तीनों के वजह से होने वाला एक कॉमन डिसीज कौन सा है, तो उसका नाम रहेगा आपका हाथी पाव। उसका नाम रहेगा आपका हाथी पाव, जिसे हम फिलारियासिस भी बोलते, क्या बोलते हैं, फिलारियासिस भी बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि ये फिलारियासिस जो डिसीज होता है, जो हाथी पाव होता है, हमारे मानव शरीर के कौन से तंत्र के ऊपर वो अटैक करते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है, वो है आपकी लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक, जिसे हम लसिका तंत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो लसिका तंत्र होता है उसके ऊपर हाथी पाव में जो होते हैं भाई साहब प्रोटोजोआ, वो अटैक करते हैं और उसको, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट। चलो इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारे बीपीएससी में पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी हमारे बीपीएससी में पूछा गया। सब लोग इसका भी आंसर कर देंगे, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, फास्ट। सभी लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे। 1200 ही बच्चे आए हैं और लाइक कितने हुए भाई साहब, कम से कम 1000 लाइक तो हो गए होंगे, ऐसी आशा करता हूं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले जल्दी से और बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा जी। क्या बात है, इतने सारे लाइक, मेरी तो आंखों से आंसू निकल आया है ना। यहां पे देखो कितने बच्चे हैं, यहां पे लगभग 1200 बच्चे और यहां पे लाइक सिर्फ आधे हुए हैं। हर बार बोलना पड़ता है, अभी करो लाइक, बोलने के बाद ही लाइक करोगे मुझे पता है, इसलिए बोलना पड़ता है। हाँ करो, धड़ाधड़ लाइक करो, कर दिए। चलो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी होती है। क्या होती है, वो डायलॉग बोलने को मत लगा बार बार, है ना, याद आ रहा है वो डायलॉग क्या है, हाँ ठीक है, पता है, जो बच्चे डेली क्लास करते हैं उन सभी को पता है वो डायलॉग क्या है, ठीक है। हाँ चलो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस रहेगा, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, सेत से मक्खी, क्या इसका नाम क्या है, सेत से, क्या नाम है, सेत से। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो रैपिड फायर के लिए कौन तैयार है, एक बार हाथ ऊपर कर लेगा जी, थैंक यू। जिन्होंने पहले लाइक किया है बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। पर अभी जो लाइक कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, बार बार बोलना पड़ता है, ठीक है, क्या मतलब है, ठीक है। चलो 1200 के ऊपर बच्चे हैं, 1000 लाइक भी नहीं हुए, ओके, बहुत बढ़िया आपका बोलना सर हमारा मोटिवेशन होता है जी, बहुत बढ़िया। चलो तो मोटिवेशन बरकरार रहना चाहिए, मोटिवेशन
बरकरार रहना चाहिए और रैपिड रिवीजन भी चलते रहना चाहिए। ठीक है, चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन रैपिड रिवीजन का पहला, चलो यहां पर लिखा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। यहां पे पूछा गया है कि कौन सी प्रक्रिया से समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है, तो उसका आंसर रहेगा आपका इवेपोरेशन, मान के बाष्पकरण से। कौन सा? बाष्प बना के जो है भाई साहब पानी को उड़ा दोगे, क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट बचेगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे, सेकंड क्वेश्चन आप सभी के लिए, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ सॉल्ट फॉर्म अबंडेंटली इन सी वाटर। यहां पे बोला गया है कि समुद्र के जल में सर्वाधिक पाया जाने वाला नमक कौन सा होता है। कौन सा रहेगा नमक? सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सेशन खत्म नहीं हुआ है, सेशन और लंबा चलने वाला है। तो यहां पर सिर्फ मैं रैपिड फायर इन बिटवीन ले रहा हूं ताकि जो हमने क्वेश्चन पढ़े उनकी भी रिवीजन हो जाए और जो नए क्वेश्चन पहले ही पढ़ चुके हैं उनकी भी रिवीजन। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका सोडियम क्लोराइड, जो खाने का नमक है वो रहेगा। चलो नेक्स्ट, थर्ड नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, परमाणु संख्या 2 वाले तत्व का प्रतीक क्या होता है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है? भाई साहब वो कौन है? चलो बताओ जी, सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। भाई साहब ये क्या हो रहा है? चलो जल्दी जल्दी। व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट हैविंग द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 2? एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है जी? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या कितनी है, और प्रोटॉन की संख्या 2 वाला कौन सा एलिमेंट है जी? वो है आपका हेलियम। कौन है? हेलियम। बहुत बढ़िया। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ हो गया। फोर्थ क्वेश्चन आप सभी के लिए बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट सभी लोग आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर क्या रहेगा? निम्नलिखित में से किस विटामिन के कमी की वजह से रक्त का थक्का बनना देरी से होता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका विटामिन के। क्या रहेगा? विटामिन के। ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। पांचवें नंबर का क्वेश्चन आपकी स्लाइड के ऊपर, हाइड्रोजन परऑक्साइड का साधारण नाम क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड का साधारण नाम क्या है? सभी लोग इसका आंसर करेंगे। ब्लीच होता है, बेकिंग सोडा होता है, जिप्सम होता है कि बोरैक्स होता है? चलो ये क्वेश्चन भी हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। सब लोग जल्दी से इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट जल्दी जल्दी आंसर करेंगे जी, हमें आगे बढ़ना है और भी बहुत सारे क्वेश्चन लेने हैं। ठीक है, तो यहीं पे रुकना नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने जो है गलत आंसर दिया। मैं आपको बता जाऊंगा, इसका जो आंसर है वो ब्लीच है। इसका फार्मूला होता है आपका H2O2। इसका फार्मूला क्या होता है? H2O2, जो एक प्रकार का कीटनाशक या जंतु मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ब्लीच, ये आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह से सभी लोग कमेंट बॉक्स में ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, इसका केमिकल फार्मूला जो है, इसका केमिकल फार्मूला लिख देंगे। केमिकल फार्मूला, उसका नाम क्या है वो भी लिख देंगे। ये आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस खाद्य उत्पाद में दुर्गंध का कारण बनती है? छठवें नंबर का क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा आपका ऑक्सीजन। कितने लोगों ने गलत आंसर किया है? बहुत बढ़िया, CaOCl2। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या ऑक्सीक्लोराइड, बराबर है। चलो तो इसका आंसर क्या रहेगा? कौन सी गैस उत्पाद में दुर्गंध का कारण बनती है? तो उसका आंसर रहेगा आपका ऑक्सीजन। और कौन सी गैस खाद्य उत्पाद में दुर्गंध को बचाती है, तो उसका उत्तर क्या रहेगा? नाइट्रोजन। इसका उत्तर क्या रहेगा? नाइट्रोजन, जिसे हम रैंसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी बोलते हैं। क्लियर है? चलो छठवें नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। सातवें नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? यहां पे बोला गया है कि नेचुरल गैस, जो हमारी प्राकृतिक गैस है, उसका मुख्य घटक कौन सा होता है? फास्ट। बहुत बढ़िया। और इसी तरह से आंसर देते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। फास्ट। चलो इसका भी आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा आपका मीथेन। क्या रहेगा? मीथेन रहेगा जी। बहुत बढ़िया। चलो सातवें नंबर का क्वेश्चन खत्म। आठवें नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, एलपीजी इज अ मिक्सचर ऑफ। ये भी क्वेश्चन हमारे बीपीएससी में पूछा गया है। सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। अभी तक 1000 लाइक कंप्लीट नहीं हुए, जल्दी से लाइक की बटन ठोक दो भाई साहब। 1300 के ऊपर बच्चे लाइक है, लाइव है, और यहाँ पे 1000 लाइक भी नहीं हुए। कितनी शर्म है ना, बात है ना वो। चलो रोक दिए भाई साहब, रोक दिए है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ब्यूटेन एंड प्रोपेन रहेगा। क्या रहेगा? ब्यूटेन एंड
प्रोपेन रहेगा। चलो 8वां क्वेश्चन हो गया। 9वां क्वेश्चन आप सबके स्क्रीन के ऊपर, चलो बताओ इसका आंसर। प्रणाम अर्णव जी, बहुत देरी से आ गए आज। इंद्रधनुष के रंगों में सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है? लंबा तरंग दैर्घ्य बोला गया है, लंबा तरंग दैर्घ्य बोला गया है, तो भाई साहब वो रहेगा आपका रेड। कौन सा रहेगा? रेड इज द करेक्ट आंसर। और वही अगर सबसे छोटा तरंग दैर्घ्य अगर पूछा जाता है और आपके पास यही जो है वह यही अगर ऑप्शन है, तो उसमें से क्या आंसर करोगे? ये आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा। और जितने मैं होमवर्क बताता हूं सभी लोग ईमानदारी से इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलो, और पहले रैपिड रिवीजन के सेशन का आखिरी का 10वां क्वेश्चन, चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? यह क्वेश्चन हमारे बीपीएससी में पूछा गया है जी। भौतिकी का एक ऐसा नियम पूछा गया है जहां पे बोला गया है कि अगर दो विद्युत आवेश है, दो विद्युत आवेश है, इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या दोनों के बीच का फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, उस लॉ को क्या बोला जाता है जी? बहुत बढ़िया, इसे कूलम्स लॉ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कूलम्स लॉ बोला जाता है। बहुत बहुत गजब। और सभी लोग अभी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि भाई साहब इस 10 में से आपको कितने मार्क्स मिले हैं। और मैं आशा करता हूं कि 10 में से कम 8 मार्क तो आपको आए ही होंगे। अगर नहीं आए हैं तो फिर से एक बार रैपिड रिवीजन होगा, वहां पे 10 में से 10 आपको ले। बहुत बढ़िया अभिषेक जी, बहुत बढ़िया, 9th मिल रहे हैं, क्या बात है। 10 में से 10 मिलना ही चाहिए, यही हमारा टारगेट रहेगा। पूरे में से पूरे ही क्वेश्चन को तोड़ना है। ऐसे तोड़ो, ऐसे तोड़ो, उसको भाई साहब कुचुम्बर निकाल लो, ठीक है? चलो चलते हैं हमारे मेन सेशन के ऊपर फिर से एक बार। चलो चलो इसका आंसर कर देंगे। अभी थोड़ा सा साइलेंट हो जाएंगे सभी लोग, कोई भी वॉलेंट नहीं होगा, आराम से इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बीपीएससी टीआरई 4.0। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया जी, इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका हैजा। हैजा जो होता है वो दूषित पानी से फैलता है। और आप सभी को लोग बताएंगे ये हैजा जो होती है भाई साहब, ये जीवाणु से बीमारी होती है, ये जीवाणु जन्य बीमारी है या विषाणु जन्य बीमारी है, ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और उसी तरह से ये कोलेरा जो जिसे हम हैजा बोलते हैं, हमारी छोटी आंत को ये इन्फेक्ट करता है। किसे करता है? छोटी आंत को इन्फेक्ट करता है। और जिसके वजह से 2 नंबर शुरू हो जाते हैं और 2 बार दोनों भी भाई साहब चलते रहता है, आना जाना चालू रहता है। और इसकी वजह से हमारी हालत पतली हो जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सभी लोग देखो, यहां पर जो विषाणु बोला आपको बताता हूं, ये जीवाणु जन्य बीमारी होती है। कैसी होती है? जीवाणु जन्य बीमारी होती है। और जो हमारे छोटी आंत के ऊपर इफेक्ट कर हमारा जो हाजमा है वो बिगाड़ देती है, बराबर है। और उसी तरह से सभी लोग मुझे बताएंगे कि ये दूषित जल के वजह से फैलने वाली एक और बीमारी मैंने आपको बताया था, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से। वो कौन सी है जी? वो है आपकी जॉन्डिस। कौन सी है? जॉन्डिस, जिसे हम क्या बोलते हैं? पीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीलिया बोलते हैं। और ये जॉन्डिस या पीलिया, ये कौन सी बीमारी है जी? ये पीलिया, जिसे हम हेपेटाइटिस भी बोलते हैं भाई साहब, ये एक प्रकार की विषाणुजन्य बीमारी है। और इसके वजह से ये कौन सी है? विषाणुजन्य बीमारी है। और ये विषाणुजन्य बीमारी जो है भाई साहब, हमारे कौन से ऑर्गन को इन्फेक्ट करती है? ये हमारे लीवर को इन्फेक्ट करती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसमें हमारा शरीर पूरा पीला पीला हो जाता है। तो ये पीलापन जो आता है, ये पीलापन जो आता है, एक पदार्थ बनता है, एक सब्सटेंस बनता है हमारे लीवर में, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। वो पदार्थ कौन सा है आप सभी को पता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते। मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपकी ओर से ही लाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप अपने दिमाग के ऊपर जो है थोड़ा सा प्रेशर डालें और वो चीजें जो है आप ऑटोमेटिकली, क्योंकि हर बात अगर मैं बताऊंगा तो मेरे पढ़ाने का मतलब नहीं रहेगा, ठीक है? तो आप शिक्षक बनने वाले हो, इस बात को अच्छे से जानते हो। तो मैक्सिमम चीजें खुद होकर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, ठीक है? मेरे बताने के या पूछने के पहले ही, ओके? चलो, ये हो गया आपका कोलेरा, ठीक है? और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, पैथोजन कॉजेज द डिसीज मलेरिया। चलो, ऐसे कितना इजी क्वेश्चन है बताओ, ये बीपीएससी में कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है? बिलीरुबिन, बहुत बढ़िया जी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और मलेरिया ऐसे लगता है कि जिसने पेपर निकाला है अभी तक टीआरई के, उसको बार बार उसके घर में किसी ना किसी सदस्य को जो है मलेरिया होता रहता है, ऐसे लगता है। हर बार मलेरिया के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा आपका प्रोटोजोआ। क्या उत्तर रहेगा? प्रोटोजोआ। एक बात मुझे बताइए, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, ऐसा कौन सा पेड़ है, ऐसा कौन सा पेड़ है जो मलेरिया की दवाई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? कोई बता सकता है? इसका नाम है सिंकोना। इसका नाम क्या है? सिंकोना। और ये सिंकोना जो पेड़ है, इसका कौन सा ऐसा पार्ट है, ऐसा कौन सा पार्ट है जिससे हम मलेरिया की भाई साहब दवा बना सकते हैं? चलो जी, सभी लोग आंसर करेंगे जी। बहुत बढ़िया, ये सभी को पता है कि सिंकोना नाम का एक पेड़ है। जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, मैक्सिमम लोग जो है आंसर कर रहे हैं छाल। इसके सिंकुना पेड़ की जो छाल होती है भाई साहब, उस छाल से हम क्या करेंगे? मलेरिया की दवाई बना सकते हैं। क्लियर है जी? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर कर देंगे। विच ऑर्गन इन द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्टरिंग द ब्लड एंड ट्रैपिंग द पैथोजेंस? यहां पे पूछा गया है कि हमारे शरीर में कौन सा ऐसा अंग होता है जो फिल्टर के लिए मदद करता है और रोगजनक जो होते हैं उनको फंसाने का काम करता है। सभी लोग इसका आंसर करेंगे, सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर जो है मैं बोल रहा हूं 90% लोग गलत करने वाले हैं। 90% लोग गलत करने वाले हैं। चलो बताओ जी, सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोग इसका आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे पूछा गया है कि हमारे शरीर के अंदर ऐसा कौन सा अंग होता है जो रक्त का फिल्टर करने में मदद करता है और उसी तरह से रोगजनक जो होते हैं उनको रोकने का काम करता है। और यहां पर जिन जिन लोगों ने किडनी मारा है उनके गुर्दे छिल गए हैं भाई साहब, क्योंकि इसका आंसर किडनी नहीं है, इसका आंसर प्लिया है। अब बताओ किन किन लोगों के गुर्दे छिल गए हैं? क्योंकि देखो यहां पे फिल्टर की बात आ गई तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में आना यह जरूरी है कि ब्लड को फिल्टर करने का काम हमारी किडनी करती है, पर रोगजन या पैथोजन जो होते हैं उनको रोकने का काम कौन करती है? हमारी स्प्लिया करती है। अब बोलोगे सर स्प्लीन जो है ये ब्लड कैसे फिल्टर करती है? देखो हमने पढ़े हैं, हमारे ब्लड में होते हैं आरबीसी। क्या होती है? आरबीसी। ये जब मर जाते हैं तो भाई साहब ये कहां पर जाके मरते? एक छोटा सा ऑर्गन होता है हमारा जिसका नाम है प्लिया। तो ये प्लिया क्या करता है? जो मरी हुई आरबीसी है वो भेजता है आपके लीवर के पास। किसके पास भेजेगा? लीवर के पास। और जो अच्छे आरबीसी होते हैं वो पुनः आपके ब्लड में चले जाते हैं। माने कि ये फिल्ट्रेशन का तो काम कर रही है, मरे हुई आरबीसी को अलग करना और जो जिंदा आरबीसी होती है उनको अलग करना, ये काम कौन करता है? प्लीहा करता है। कौन करता है? प्लीहा करता है। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ये फिल्ट्रेशन आपको समझ में आ गया है जी। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो ये आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते चलो। और ये आप देख पा रहे हो हमारे शरीर की जो हमारा जो पेट होता है उसके जस्ट साइड में लिवर को लगकर जो है एक छोटा सा ऑर्गन होता है जिसे हम बोलते हैं प्लिया या स्प्लीन बोलते हैं। अगर यहां पर आप देख पा रहे हो बड़ा, तो ये रहा आपका प्लिया जिसे हम स्प्लीन बोल रहे हैं। क्लियर है जी? चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट। और फंक्शन ऑफ प्लिया बहुत सारे, देखो यहाँ पे सबसे बड़ा जो फंक्शन आपको बताया था वो आरबीसी का बताया था, मरी हुई आरबीसी को अलग करता है। और उसी तरह से ये कुछ लिम्फोसाइट्स भी पैदा करते हैं। लिम्फोसाइट्स ये एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है। लिम्फोसाइट एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है जो जनरली कैंसर जनित जो सेल्स या कोशिकाएं होती है उनको मारने के लिए काम आता है। और उसी तरह से इन प्लिया के अंदर जो है प्लेटलेट जो होती है ना, प्लेटलेट्स हमारे ब्लड का ही एक अंग होता है, उसको भी वहां पे स्टोर किया जाता है। और उसी तरह से जो पैथोजेंस होते हैं जिनके वजह से बीमारी होती है उनको भी फिल्टर कर किसमें डालती है? ये हमारी जो लिम्फेटिक सिस्टम है, हमारी जो लिम्फेटिक सिस्टम जिसे हम लसिका तंत्र बोलते हैं, उस लसिका तंत्र के पास भेजने का काम जो है जो हमारा प्लिया करता है। क्लियर है? तो इतने सारे प्रकार जो है, इतने सारे काम जो ये प्लिया स्प्लीन हमारे शरीर के अंदर करता है। क्लियर है जी? चलो बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताओ। यहां पे क्वेश्चन पूछा गया हमारे बीपीएससी से, ऐसी कौन सी वाहिका है जो एक कोशी की मोटाई उसकी होती है? चलो सभी लोग आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया। यहां पर लाइक 1.1 के लाइक हो गए तो आप सभी का धन्यवाद। 1.1 के लाइक कर दिए भाई साहब। नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 1.5 का, तो सभी लोग यहाँ पे 1.5 के ऊपर लाइव बच्चे भी है, अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक भी कर देंगे। बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? यहाँ पे जितने लोगों ने आर्टरीज बोले हैं भाई साहब, कैसे क्या बोल दिए हैं, इसका आंसर रहेगा आपका कैपिलरीज, माने की केशिकाएं रहेंगे।
थिक का मतलब आपने सोच लिया मोटी, जी नहीं, मोटी नहीं, उसकी मोटाई आपको दी गई है केवल एक कोशिका वाली उसकी मोटाई है, माने कि बहुत ही पतली है, बहुत ही पतली मोटाई है उसकी। और सबसे कम मोटाई वाली जो वाहिकाएं होती है वो कौन सी होती है? वो कैपिलरीज होती है, जिसे हम केशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केशिकाएं बोलते हैं। सबको समझ में आ रहा है जी? बहुत बढ़िया। और मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा। देखिए, ये है हमारी आर्टरीज, माने की है हमारी धमनियां, और ये है हमारी वेन्स, माने की हमारी नसें, बराबर है। कैपिलरीज वो चीज है जो आर्टरीज और नसें दोनों को जोड़ती है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन ये है कि धमनियां और नसें दोनों को जोड़ने वाली वाहिकाओं का नाम क्या है? तो उस वाहिका का नाम है आपकी कैपिलरीज। और यही कैपिलरीज जो होती है जहां से जो भी पोषक तत्व होता है किसी भी कोशिका की तरफ बढ़ता है। और वहां पे प्रोसेस कौन सी होती है? ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, जिसके तहत कोई भी कैपिलरी किसी भी कोशिका की तरफ क्या बताती है? वो पोषक तत्व पहुंचाती है। क्लियर है जी? क्लियर हो गया है? किडनी अटैक भी हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा, वो भी देख लेते हैं। और उसके बाद अगर मैं आर्टरीज की बात करता हूं, धमनियों की बात करता हूं, तो ये धमनियां, इसकी खासियत क्या है कि इसके अंदर का प्रेशर प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। प्रेशर ज्यादा होने की वजह से इसकी जो मोटाई होती है, इसकी मोटाई जो है वो सबसे ज्यादा रहेगी। और उसी तरह से ये आर्टरीज जो काम, जो धमनियां काम करती है, वो जनरली आपकी शरीर के विभिन्न अंगों से और हार्ट को जोड़ती है। तो हार्ट से जनरली जो विभिन्न अंग है, इसकी तरफ जाने वाली जो वाहिकाएं, उनको हम धमनियां बोलते हैं। और ये जनरली आपका शुद्ध रक्त जो होता है उसका वहन करती है, माने कि इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त बोलेंगे। पर एकमात्र ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त का वहन करती है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, चलो जी, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि यहां पर ऐसी कौन सी धमनी है जो अशुद्ध रक्त का वहन करती है। तो वो उसका आंसर रहेगा आपकी पल्मोनरी आर्टरी, जिसे हम बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। क्या बोलेंगे? फुफ्फुसीय धमनी बोलेंगे। और वही अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका एओर्टा। ये है हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी। कौन सी? जिसका नाम है एओर्टा, या इसे ही हम बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं? महाधमनी बोलते हैं। क्लियर है जी? ये हो गया आपके आर्टरीज के बारे में। वेन्स के बारे में देख लेते हैं। वेन्स के अंदर का प्रेशर देखिए कितना कम है, लगभग 10 से लेकर 20 mm ऑफ Hg है। और वही अगर आर्टरीज का प्रेशर देखोगे तो वो लगभग 100 mm ऑफ Hg होता है। कितना होता है? 100 mm ऑफ Hg होता है। माने कि प्रेशर कितना ज्यादा है? लगभग 80 या 90 mm ऑफ Hg से भी कम है। अगर वेन की बात करूंगा तो ये कैसे होते हैं? उनकी दीवारें पतली होती है, उनके अंदर का प्रेशर कम होता है। और उसी तरह से अगर आपको पूछा जाता है कि एकमात्र ऐसी कौन सी शिरा है जो शुद्ध रक्त कैरी करती है, तो उसका आंसर रहेगा आपकी पल्मोनरी वेन। इसे हम बोलेंगे फुफ्फुसीय नस जो होती है वो कौन सा रक्त कैरी करती है जी? वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहुत भयानक सर्दी हो गई है, ठीक है? इसे बोलेंगे हम ऑक्सीजन युक्त रक्त। क्लियर है जी? एक बात पूछू, छोटी सी बात है, सर्दी की बात निकल ही गई है तो एक बात बताओ, सर्दी जो है सर्दी जो है वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से होती है? सर्दी जो है वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से होती है? तो इसका आंसर आप करोगे कि सर ये एक प्रकार के वायरस के वजह से होती है। विषाणुजन्य बीमारी है जी। कौन सी बीमारी है? विषाणुजन्य बीमारी है। और जब हम छींकते हैं तो पता है हमारे नाक से निकलने वाली जो हवा, उसकी गति कितनी होती है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? लगभग 120 से लेकर 140 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से बता रहा हूं, नाक से निकलने वाली जो हवा छींक के दौरान उसकी गति होती है लगभग 120 से लेकर 140 किलोमीटर प्रति घंटा। इतने जबरदस्त गति से वो बाहर निकलता है। और इसलिए
छींक अगर आती है तो जनरली रुमाल या हाथ उसके ऊपर रखना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका बैड इफेक्ट हमारे लंग्स के ऊपर गिरता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। और ये रही हमारी कैपिलरीज, ठीक है, जिसके अंदर का प्रेशर जो है, प्रेशर का जो है वो वेन्स से ज्यादा होता है। एक बात यहां पे क्लियर कर दो, अगर मैं बात करता हूं हमारे मानव शरीर के अंदर जो वाहिकाएं है उनके अंदर के अगर मैं प्रेशर की बात करता हूं, उनके अंदर के मैं प्रेशर माने कि दबाव की अगर मैं बात करता हूं, तो दबाव के अनुसार अगर मैं लगाऊंगा तो आपको याद रखना है जो हमारी धमनियां है इसके अंदर प्रेशर सबसे ज्यादा रहेगा। उसके बाद रहेगी हमारी कैपिलरीज रहेगी, आपकी कैपिलरीज रहेगी, और उससे ज्यादा कम रहेगी नसें, माने कि हमारी वेन्स जो होती है उनके अंदर सबसे कम प्रेशर होता है। अगर आपको पूछा जाता है कि मानव शरीर के अंदर ऐसी कौन सी वाहिका है जिनके अंदर सबसे कम प्रेशर होता है, तो उसका आंसर रहेगा आपकी नसें। क्या रहेगा? नसें। और वही अगर मैं मोटाई की बात करता हूं, या उसके विड्थ की बात करता हूं, तो सबसे ज्यादा विड्थ किसकी रहेगी? वो रहेगी आपकी धमनी की, उसके बाद रहेगी आपकी नसें, और उसके बाद रहेगी आपकी कैपिलरीज रहेगी। कौन रहेगी? कैपिलरीज रहेगी। माने कि सबसे कम मोटाई किसकी होती है जी? कैपिलरीज की होती है। ओके जी। अंकिता यादव जी बोले कि सर 11.2 किलोमीटर से भगा देंगे क्या? बिल्कुल जी, भगा दो, पृथ्वी के बाहर चला जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और एक बात और आपको क्लियर कर देता हूं कि हमारे हार्ट्स के अंदर विभिन्न भागों में, चरणों में वॉल्स होते हैं जो कि हमारा ब्लड का जो फ्लो होता है वो एक ही दिशा में रखने में मदद करता है। सभी लोग मेरे शब्दों के ऊपर ध्यान देंगे। हमारे हार्ट के अंदर हर चेंबर में जहां पर वाहिकाएं ओपन हो रही है वहां पे एक प्रकार के वॉल्व्स होते हैं, और ये वॉल्व क्या करते हैं? हमारे ब्लड को यूनिडायरेक्शनल रखने के लिए ये वॉल्व्स क्या होते हैं? ये वॉल्व्स होते हैं हमारे ब्लड की यूनिडायरेक्शनल रखने के लिए, मान कि एक ही दिशा में कायम रखने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करती है। और ये वॉल्व्स कौन कौन सी होती है ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, अगर मैं बात करूंगा यहां पर ये ओपन होने वाली ये जो हमारी वाहिका है वो कौन सी है जी? ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी है? फुफ्फुसीय धमनी है। यहां पर जो वॉल होता है इसे पल्मोनरी वॉल बोला जाता है। क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वॉल बोला जाता है। और उसी तरह से यहां पे भी एक वॉल होता है जो हमारे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ओपन होता है, उसे हम ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइकस स्पीड वॉल बोलते हैं। और उसी तरह से यहां पर भी वॉल रहता है। एक सबसे बड़ी जो हमारी महाधमनी यहां से बाहर निकल रही है, यहां पे आपका एओर्टिक वॉल रहेगा। और उसी तरह से हमारा लेफ्ट एट्रियम है ना, जो हमारा बाया अलिंद है, वहां से जो हमारा बाया निलय होता है, यहां से ओपन होने वाला भी एक वॉल होता है, इसे मिट्रल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिट्रल वॉल बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इस वॉल्स के ऊपर डिटेल में पढ़ना है क्या? एक बार हाथ ऊपर कर लेंगे। सभी लोग मुझे बताएंगे इन वॉल्स के ऊपर डिटेल में अगर क्वेश्चन लेना है तो मैं कल का जो हमारा सेशन रहेगा वहां पे और डिटेल में पढ़ाने के लिए जो है इन वॉल्स के ऊपर मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा। कौन सा वॉल कहां पर होता है, वो उसका कार्य कौन सा होता है, ये सभी बातें हम कल पढ़ेंगे। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का थोड़ा सा आंसर कर देंगे कि हमारे ह्यूमन हार्ट में कितने चेंबर्स होते हैं। एकदम इजी वाला क्वेश्चन है जी, एकदम पप्पी वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कितने चेंबर होते हैं? सभी लोग आंसर कर देंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? बहुत बढ़िया है, इसका आंसर रहेगा आपका 4। बताएंगे मुझे 3 चेंबर वाला जानवर और 2 चेंबर वाला जानवर का नाम बता दो। चलो 3 चेंबर किसमें होते हैं? आंसर करेंगे सब लोग जल्दी से, बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। 1.2 के ही लाइक हुए, लाइक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जिन्होंने लाइक नहीं किया है भाई साहब, चलो सभी लोग एक बार लाइक ठोक देंगे अपनी सेशन को, ताकि 1.5 के का टारगेट हमारा कंप्लीट हो जाए। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। मछली के अंदर होते हैं 2 होते हैं या 3 होते हैं? और मेंढक के अंदर कितने होते हैं? चलो मछली के अंदर 2 ही रहेंगे ना, मछली के अंदर 2 ही रहेंगे।
मेंढक के अंदर कितने होते हैं? जी हाँ, एम्फीबियंस के अंदर जनरली 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, जैसे कि मेंढक हो गया। ठीक है। मगरमच्छ हार्ट के कितने टुकड़े? मगरमच्छ में हार्ट के कितने टुकड़े? याद रखिएगा। ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जोड़ियां लगानी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। यहां पे आपको जंतु दिए गए, जानवर दिए, और उनके अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो कौन से होते हैं ये दिया गया है। सभी को क्वेश्चन विजिबल होगा, ऐसी आशा करता हूं सभी लोग आंसर करेंगे। अगर मैं मछली की बात करता हूं तो मछली के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है वो कौन सा होता है? एम्फीबियंस के अंदर कौन सा होता है? माने कि उभयचर की अगर मैं बात करता हूं तो उभयचर के अंदर कौन सा होता है? बर्ड्स माने कि जो पंछी है भाई साहब, उनके अंदर कौन से रहेंगे? और मैमल्स माने कि जो स्तनधारी होते हैं उनके अंदर कौन से होते हैं? सभी लोग जोड़ियां लगाएंगे। मैमल्स की बात करूंगा तो हम भाई साहब यूरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं? यूरिया निकालते हैं। पंछी जो होते हैं भाई साहब वो यूरिक एसिड निकालते हैं। आपको याद है, मैंने कल आपको बताया था, अगर याद आ रहा, मैंने बोला था कि आते आते पंछी ने पोटी कर दी। उस टाइम पे मैंने आपको बताया था, कितने लोगों को याद आ रहा है? खेल खेल में सीखो, तो ये टीचिंग परीक्षा में ही आपको सीखने को मिलेगा। कल ही मैंने आपको बताया था, पंछी ने पोटी कर दी, तो आप ही ने बताया सर पोटी में होता है आपका यूरिक एसिड होता है, इंसान के अंदर होता है यूरिया, फिश के अंदर होता है आपका अमोनिया, और जो आपके एम्फीबियंस होते हैं भाई साहब उनके अंदर क्या रहेगा जी? इसका ऑप्शन 4 रहेगा। एक से अधिक पानी में रहेंगे तो अमोनिया निकालेंगे भाई साहब, जमीन के ऊपर आ जाएगा तो क्या निकालेंगे भाई साहब? बाकी कुछ निकाल लेंगे। क्लियर है सभी को? यहां पे क्लियर हो गया तो आंसर क्या रहेगा आपका? आंसर रहेगा आपका 3 से चालू हो जाएगा आंसर, 3 रहेगा। उसके बाद एम्फीबियंस का 4 रहेगा। कुछ गलत हुआ यहां पे? एम्फीबियंस बर्ड्स यूरिक एसिड निकालते हैं, टी का 1 आ जाएगा, सी का 1, मैमल्स का आ जाएगा 2, डी का आ जाएगा 2, डी का 2 यहां पर नजर आ रहा है, तो ये दो तो कट ही गए हैं। सी का 1 ठीक है। उसके बाद फिश का रहेगा अमोनिया, तो ए का आ गया 3, मान कि ये ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर दिख रहा है। पर यहां पे देखो ये ऑप्शन डबल डबल हो गया, कुछ तो भी यहां पे गड़बड़ी है। तो बी का यहां पे जो है ऑप्शन नंबर 4 आना चाहिए, यहां पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो चुका है, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे सभी लोग। ठीक है, क्लियर है जी? ओके, चलो इस क्वेश्चन का भी आंसर कर दो सभी लोग। ठीक है, और देखो फिश के अंदर अमोनिया निकलता है, सभी को पता है। यूरिया देने वाले मैमल्स होते हैं जनरली, जो स्तनधारी होते हैं उनके शरीर से निकलने वाला जनरली यूरिया होता है। और उसी तरह से जो पंछी होते हैं भाई साहब, और कुछ जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर जो है यूरिक एसिड निकलता है। और उसी तरह से, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पूछा जाए, अगर आपको पूछा जाए कि इन तीनों में से अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, तीनों में से सबसे ज्यादा घातक अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है? घातक अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है? कौन सा एक्सेटरी प्रोडक्ट है? चलो बताओ सभी लोग इसका आंसर करेंगे। सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, तो उसका आंसर क्या रहेगा जी? उसका आंसर रहेगा आपका अमोनिया। कौन सा रहेगा? अमोनिया इज द मोस्ट पॉइजनस एक्सेटरी सब्सटेंस दैट इज फॉर्म इन आवर बॉडी। ठीक है, और ये मछलियों के बॉडी के अंदर होता है, और इसीलिए ये अमोनिया को अगर शरीर से बाहर निकलना है, शरीर से बाहर अगर निकलना है तो वहां पे पानी की मात्रा ज्यादा चाहिए। पानी की मात्रा कैसे चाहिए? ज्यादा चाहिए, आपको ध्यान में रखना है। और सेकंड नंबर पे जो पॉइजनस सब्सटेंस होता है वो रहेगा आपका यूरिया। और एक बात बता दूं, सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताएंगे कि हमारे शरीर का ऐसा कौन सा ऑर्गन या कौन सा अंग होता है जो हमारे शरीर में बनने वाला अमोनिया उसे कन्वर्ट करता है आपके यूरिया में। इसका भी आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। और उसी तरह से अगर मैं यूरिक एसिड की बात करता हूं तो सबसे कम घातक होता है, और इसे सबसे कम पानी लगता है, सबसे कम पानी लगता है शरीर के बाहर निकालने के लिए। क्लियर है?
तो आगे चलते हैं, और ये क्वेश्चन जो है मैं आप सभी के लिए होमवर्क दे रहा हूं। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे। और उसी तरह से मैं आपको बात बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ये कैसे रहेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका पूरा डिटेल एनालिसिस हम कल के क्लास में करने वाले हैं। तो सभी लोग इसको आंसर के तौर पर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में और बताएंगे आपकी और राय क्या है। ठीक है जी, चलो बहुत बहुत बढ़िया। गुड बाय, गुड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। बाय बाय।